तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपका इंट्रोडक्शन जो 5.1 है, इसके अंदर कुछ बातें कह रखी हैं। जैसे आपने डेली लाइफ में स्वीट कॉर्न मेज़ देखा होगा। ठीक है, तो उसमें आप जैसे आप देसी लैंग्वेज में कहो तो आपने भुट्टे को देखा होगा। तो भुट्टे के जो दाने होते हैं वो एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, स्पेशल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो सीक्वेंस है, मतलब उसके जो दाने होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप देखते हो कि उसके जो दाने होते हैं एक के बाद एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट अरेंज्ड इन अ स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, स्पेशल ऑर्डर में वो अरेंज होता है। आपने क्या कहते हैं, ये पाइनएप्पल देखा होगा। पाइनएप्पल के ऊपर जो स्पाइरल्स होते हैं उसको देखा होगा आपने। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, ये आपका जो सनफ्लावर होता है इसको देखा होगा। इन सब के जो पैटर्न होते हैं ना वो स्पेशल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल लिया हमने, लेट्स से कि एक लड़की है रीना। ठीक है, रीना नाम की लड़की है। इस चैप्टर पे मैं आने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे मान लो रीना है, वो जॉब के लिए गई। ठीक है, वो जॉब के लिए गई और लेट्स से कि वो सिलेक्टेड हो गई। ठीक है, वो सिलेक्ट हो गई। तो वो सिलेक्ट हो गई तो उसके बॉस ने बोला कि आपकी जो मंथली सैलरी होगी, ठीक है, आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो रहेगी कितनी। तो आप जानते ही हो, जॉब के लिए जाते हो तो सैलरी पे काम करते हो। तो आपकी मंथली सैलरी जो है वो रहेगी ₹8,000। ओके, और उसको एक और कंडीशन दी गई। उसे ये कहा गया कि आपकी जो एनुअल यानी साल में एक बारी एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब कहते हैं ना क्या, पैसा बढ़ाना, इंक्रीमेंट, तो वो जो होगी आपकी वो होगी ₹500। तो इस तरीके से अगर मैं इसका ईयर वाइज सैलरी निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर में इसकी सैलरी कितनी होगी। फर्स्ट ईयर में इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, बताइए फटाफट। बहुत समझदार हो। जैसी सिलेक्ट होगी तो पहले ईयर में तो सैलरी कितनी रहेगी, 8,000। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद सेकेंड ईयर में कितनी होगी सैलरी, तो ये रहेगी आपकी, सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले ईयर में तो 8,000, अब साल बीत चुका है, दूसरा साल है, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें 500 का। तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 500। तो सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, सैलरी हो जाएगी रीना की ₹8,500। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी, तो आप खुद दिमाग लगा लो कितनी हो जाएगी, ₹9,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हर मतलब एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है 500 का। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये सीक्वेंस बन रहा है। देख रहे हो कि 500 जो है हर ईयर प्लस हो रहा है। ठीक है, 500 हर ईयर प्लस हो रहा है, तो 500 ही हो रहा है। तो ये स्पेशल ऑर्डर कहते हैं इसको, ये सीक्वेंस होती है। ठीक है, ये इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, तो आप देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का इंक्रीजमेंट होना या डिक्रीमेंट होना, ठीक है, एक स्पेशल ऑर्डर में, एक तरीके से, मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, आपको और बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो देखिए क्या है। हाँ, तो देखिए दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक मदर है जिसका नाम शकीला है। मैं एनसीईआरटी के सारे टॉपिक ले रहा हूँ और बस समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ठीक है, शकीला है, ये मदर है। ठीक है, ये मदर है और ये अपने बच्चे को एक बच्चा, मान लो अपने बच्चे को ये पैसे देती है। मान लो कि ये जो पैसे देती है ये हर साल एवरी ईयर, ठीक है, ये मदर है और ये अपने बच्चे को पैसे देती है, डॉटर को। ठीक है, इसकी जो डॉटर है उसको वो पैसे देती है। कितना देती है, तो देती है ₹100। ठीक है, ₹100 दिया। अब इसकी मदर ने अपनी डॉटर को बोला कि मैं तुम्हें हर साल ना ₹50 बढ़ा के दूंगी,
एक साल में 100 रुपये दूंगी, अगले साल में 50 रुपये बढ़ा के दूंगी, हर एक साल में 50 रुपये बढ़ा के दूंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका एवरी ईयर जो इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है, एवरी ईयर जो इसका इंक्रीज़ होगा वो कितना होगा, वो होगा रुपीज़ कितना, रुपीज़ मान लो एवरी ईयर जो है उसका इंक्रीज़ 50 रुपये करके वो देंगे। ठीक है, और पहली बारी उसको दिया गया 100 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी पॉकेट मनी होगी वो होगी कितनी, वो होगी 100 रुपीज़। ठीक है, और प्रत्येक साल जो है उसको 50 रुपये बढ़ा के दिए जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ₹50 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसकी अब जो पॉकेट मनी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की वो हो जाएगी कितनी, 150 रुपीज़। थर्ड ईयर में आओ, ठीक है, तो थर्ड ईयर में अब उसकी 150 हो चुकी है पॉकेट मनी। ठीक है, तो 150 में अब क्या करना पड़ेगा, 150 में फिर से ₹50 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो थर्ड ईयर में जो इसकी पॉकेट मनी हो जाएगी वो हो जाएगी 200 रुपीज़। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हर साल में जो उसकी इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, उसका जो पॉकेट मनी इंक्रीज़ हो रहा है वो 50 फिक्स है। ठीक है, इस फिक्स वर्ड को जरा दिमाग में घुसाना, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फिक्स वर्ड टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपने डेली लाइफ में जो आप देखते हो एग्जाम्पल्स उसको देखा आपने। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये क्या चीज़ है। आपने कुछ ना कुछ तो आइडिया लिया होगा कि ये डेली लाइफ में ऐसा होता है हमारे साथ। ठीक है, तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो क्या है इसका, इट इज़ अ सीक्वेंस, ये ऐसा सीक्वेंस है, और मैंने आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन अभी बताई थी, स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, स्पेशल ऑर्डर, तो ये ऐसा सीक्वेंस है जो कि ऑफ नंबर, ऐसा नंबर का ये सीक्वेंस है। ठीक है, इन विच डिफरेंस बिटवीन को मैं B/W लिख रहा हूँ, बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको जरा सा आप समझिएगा। आप जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर NCERT, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने नंबर लिया यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, एक और नंबर लिया, सीक्वेंस लिया, ऑर्डर लिया, जैसे कि 100 70 40 10 ओके एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से लिया। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर जो बढ़ रहा है आपका, वो एक स्पेशल ऑर्डर में बढ़ रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो भी 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो भी 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो 30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो 30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो भी 30। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्डर दिख रही है। ठीक है, ये नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन एक स्पेशल ऑर्डर में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस तरह से जब नंबर आगे बढ़ते हैं और डॉट 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 लिखा होता है, ठीक है, तो ये देखो, ये तो इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है। बात कर लेते हैं अभी एक एक करके। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर इसी को हम लोग AP कहते हैं। अब AP को पहचानते कैसे हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये 1 ले रखा है। ठीक है, तो इस 1 को कहा जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म को, इसको फर्स्ट टर्म, इसको क्या कहा जाएगा, सेकंड टर्म। ठीक, सेकंड टर्म। इस तरीके से इसको क्या कहा जाएगा, थर्ड टर्म। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, थर्ड टर्म। इसको क्या कहा जाएगा, फोर्थ टर्म। ठीक है,
तो हर एक इस तरह के सीक्वेंस के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे हम फोर्थ टर्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, इसको बोला जाता है एपी का, इसको बोला जाता है प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ क्या, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ 70। ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सक्सीडिंग टर्म ऑफ किसका 100 का। ठीक है, ये सब बातें आप नोट करते जाओगे, इस पॉइंट्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये सब अभी समझ लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अभी मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखी थी। वो सीक्वेंस में मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने लिखा था। तो मैंने आपसे क्या बोला कि इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग, फर्स्ट टर्म को, ये सब बातें याद रखना, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं A1। ठीक है, A1 भी कह सकते हो या फिर A भी कह सकते हो, नॉर्मल A। ठीक है, और ये जो है हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, इसमें मेरा सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। ठीक है, और इसको A2 ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड टर्म आपका क्या है, आपका सेकंड टर्म क्या है, 2 है। तो आप कह सकते हो, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, कि यहाँ पर 2 का जो प्रीसीडिंग टर्म होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 2 का प्रीसीडिंग टर्म 1 होगा और 1 का सक्सीडिंग टर्म 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम लोग अब एक नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमन डिफरेंस का। आप अच्छे से नोट बनाते जाना। ठीक है, मैं यहाँ पर बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ आप भी लिखते जाना साथ साथ, और साथ साथ नोट्स भी तैयार करते जाना अपना। ठीक है, ताकि आपको सेकंड टर्म में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, किससे करते हैं, स्मॉल डी से। अब इसमें आप देखिए, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो सिंपल है भाई। क्या सिंपल है, आप सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए। ठीक है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यही AB की पहचान है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे D इक्वल टू आप A3 माइनस A2 करते हो, तब भी आपका वही टर्म आने वाला है। आप चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर A2 आपका इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, A2 आपका क्या है, सेकंड टर्म कितना है, 2, और A1 क्या है आपका, 1 है। आप 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका A3 टर्म क्या है, 3 है। 3 में से आप 2 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये नंबर का एक सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एक के बाद दूसरा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरे के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए बच्चों, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, AP कहते हैं। तो आप कह सकते हो, ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, जिसका कॉमन डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। AP का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो भैया, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, कांस्टेंट। ओके, तो देखिए बच्चों, नीचे आपको थोड़ा सा आप नीचे देख रहे होंगे, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा यार। ठीक है, दबा दो यार, कुछ नहीं जाता तुम्हारा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे जो मैं वीडियोज अपलोड करूं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो कर देना। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। AP का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा आपका जनरल फॉर्म ऑफ AP।
हाँ तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल का मतलब जैसे कि आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर आपने क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, बहुत जल्दी मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जानते हैं कि आपका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो उसी तरह AP का भी एक जनरल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया एक AP। ठीक है, अब AP का मतलब आपको समझ में आ गया। AP क्या होता है, जिसके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहे। तो देखो ऐसा नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो इनके बीच का जो देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है 3 और 6, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 रहेगा। 6 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है 9, ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा 3, इसके बीच का भी डिफरेंस 3, तो क्या है ये AP है। ओके, AP है ये। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं अपन लोग थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं क्या भैया, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है इसका, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका A2 - A1। आप किसी को भी कर सकते हो, A3 में से A2 को माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर आप A4 में से A3 को माइनस करते हो तब भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको करते हो तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा 6 - 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर जो हेडिंग डाली है, क्या डाली है, जनरल फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो है होता है आपका, वो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को हम लोग AB कहते हैं, मैंने आपको जैसा कहा था। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 या फिर AB कह सकते हो। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर A लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की। ठीक, तो सेकेंड टर्म जो है आपका यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, A2। ठीक है, तो सेकेंड टर्म को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो कि भाई देखो ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में आप D को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, 6 मिलता है, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका A1 है, आप A1 में अगर D को प्लस कर दो तो आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जनरल फॉर्म क्या बन रहा है, A + D। ठीक है, उसी तरह अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद कर लो, इसी से हम कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो A प्लस क्या हो जाएगा, ये D था तो इसको आप 2D कर दो। ठीक है, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म निकालना हो ऐसे करके तो आप क्या कर सकते हो, A4। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, A + 3D। तो इस फॉर्मूले से, इस जनरल फॉर्म से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। सपोज करो कि आपको इसी का टर्म निकालना है, ठीक है, इसका टर्म निकालना है, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए A3 निकाल के बताओ इसका, तो A3 हमें पता है कितना है, 9 है, देखते हैं निकलता ही नहीं निकलता। तो हमारे पास A3 का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, A + 2D। इसका ये भी लॉजिक है, अगर आपको थर्ड टर्म निकालना हो तो आप A तो लिखते जाओ हर किसी में, प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 2 लिख के D से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसका एक कम करके उसको D से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको मिल जाएगा। देखो A आपका क्या है इसके अंदर, A टर्म, मतलब A1 को हम A कहते हैं, तो 3 + 2 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस और 3 × 2 = 6 = 9। तो आप देख लो कि आपका A3 कितना था, 9 था, और A3 आपका 9 आया है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी टर्म इस जनरल फॉर्म से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपका सेक्शन 5.2 में यही इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फालतू की बकवास नहीं करते क्योंकि फालतू का करना बेकार है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अंदर ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स और साथ साथ एक्सरसाइज 5.1 को अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनका भला हो सके। और हाँ, नीचे यार एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।